हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। बच्चों क्लास 9th का साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हो कि अभी जिन बच्चों को कंपार्टमेंट आई है उन बच्चों का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है और काफ़ी बच्चों की क्वेरी ये रहती है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, हमें कितने मार्क्स लेने हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो आपका एनुअल एग्ज़ाम था उसका जो पैटर्न था बिल्कुल सेम डिटो वही पैटर्न रहने वाला है और वही हम इस क्वेश्चन पेपर में डिस्कस भी करने वाले हैं। एंड मैक्सिमम मार्क्स का जो आपका पेपर रहेगा वो आपका 80 मार्क्स का ही रहेगा और 80 में से 27 मार्क्स आपको लेने ज़रूरी हैं। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि 20 नंबर ले लिए जाएं और बाकी ग्रेस मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ना ही यहाँ पे आपके मिड टर्म के मार्क्स जुड़ते हैं, ना ही आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ते हैं। आपको 80 में से पास होने के लिए 27 नंबर लेना ही लेना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट खंड कर दिया गया है, ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो प्रक्रिया कहलाती है आपकी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सब्लिमेशन। कौन सा गुण गैस का गुण नहीं है? तो गैस का कौन सा गुण नहीं है? अनिश्चित आकृति। इसको इंग्लिश मीडियम में भी करेंगे बेटा। उसके बाद निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो लकड़ी का जलना। कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CA3PO4 होल ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है। कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसके द्रव्यमान के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो द्रव्यमान के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 3:8 होता है। ठीक है, जैसे कार्बन का 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा। 4 से 1 को काटेंगे, 4 तिये 12, 4 अठे 32, तो 3:8 इसका रेशियो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सोडियम में और मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में क्या हो जाएगी? 12-12 हो जाएगी। ठीक है, जो परमाणु भार है उसमें से अगर हम प्रोटॉन की संख्या माइनस कर देंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। नेक्स्ट, किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? तो किसी तत्व के समस्थानिकों में एक समान परमाणु संख्या होती है। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है तो बच्चों कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू वेपर स्टेट क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसियस स्टेट, तो उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। बाकी जब हिंदी मीडियम में कराया जाता है तो आप साथ साथ जरूर देखिए। केमिकल चेंज कौन सा है? बर्निंग ऑफ फूड। कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 होल ट्वाइस। कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा? 3:8 रहेगा। न्यूट्रॉन की संख्या 12 और 12 रहेगी। आइसोटोप जो है क्या होते हैं? उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कोशिकांग कई विष और दवाओं का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो क्या है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। सी आंसर रहेगा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। उसके बाद निम्न में से किस में पादप में निरंतर कोशिका विभाजन की क्षमता होती है? तो किस में होती है? सिरस्थ विभव ऊतक में होती है। किसी वस्तु का विस्थापन तय दूरी के समानुपाती होगा जब वस्तु गति करती है। कैसे गति करती है? सीधे पथ पर गति करती है। नेक्स्ट देखिए, अगर एक वस्तु एक समान गति दर्शाता है तो उसमें क्या स्थिर होगा? चाल स्थिर होगी। जब बस अचानक चलने लगती है तो बस में खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। किस नियम के अनुसार? गति के प्रथम नियम के अनुसार। गतिशील वस्तु के टकराने से कोई व्यक्ति घायल क्यों हो जाता है? तो कोई व्यक्ति घायल क्यों हो जाता है? संवेग के कारण। ठीक है, संवेग क्या होता है? P=mv। तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, यानी उसकी जो गति है वो ज़्यादा है, तो इसके कारण जो है उसका संवेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? तो ये गुरुत्वीय त्वरण जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच सेल ऑर्गेनेल्स प्ले क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग, तो क्या आएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन? एपिकल मेरिस्टेम। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड विद द ऑब्जेक्ट मूव्स। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? ऑन स्ट्रेट पाथ। एक हो जाएगा ऑन स्ट्रेट पाथ। इफ अ बॉडी एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म मोशन देन द स्पीड विल कांस्टेंट। स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ए पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट मूविंग सडनली ड्यू टू, तो क्या आ जाएगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वाई डज अ पर्सन गेट इंजर्ड इन केस ऑफ हिटिंग बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा? ड्यू टू मोमेंटम। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या हो जाएगा? लेस ऑन इक्वेटर। ड्यू टू ग्रेविटी लेस ऑन इक्वेटर। जब एक पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? उसकी कुल ऊर्जा जो है वो स्थिर रहती है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? तो वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण विभिन्न होता है। तो आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। यानी जो असर्शन है, कथन है, वो सही है और जो कारण है इसका वो इसके अप्रोप्रिएट नहीं है। ये देखिए, जैसे उचित स्पष्टीकरण जो है वो उचित नहीं है, तो आंसर बी होगा। उचित स्पष्टीकरण है तो ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
उपास्थि जो है एक संयोजी ऊतक का प्रकार है जो आसानी से मुड़ जाता है। तो ये जो आसानी से मुड़ या दब सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये जो है क्या है, ठीक है। इसमें बहुत ही मजबूत पैक किया गया आधात्री और कोशिका है, तो कुछ ऐसा पैकिंग नहीं होती है, तो सी आंसर हो जाएगा। किसी भारी वस्तु को जमीन पर धकेलना या खींचना मुश्किल है, बिल्कुल ठीक है। और भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है, तो आंसर ए आ जाएगा। किसी खेत में बारी बारी से फसल उगाना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। और यह कीटों से होने वाले नुकसान को रोकता है, तो ये जो है गलत है और ये ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। तो फर्स्ट 15 का आंसर यहाँ पे बच्चे आप पढ़ लीजिए साथ साथ। कांस्टेंट रहता है जो ऑब्जेक्ट है, वर्क डन उस पर किस पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल वेलोसिटी पे। 17 to 20 एसेसन और रीजन के क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 18 का सी और 19 का ए हो जाएगा और 20 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए खंड ख इस तरह से आएगा जैसे आपका फाइनल पेपर है, उसके मिश्रण और यौगिक में वर्गीकृत करना है। तो लोह और सल्फर जो है आपस में रिएक्शन करके क्या बनता है, आयरन सल्फाइड। तो एक ऐसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज है। नमक जो पानी में घोल देते हैं तो कैसा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है यानी फिजिकल चेंज है। दोनों में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्योंकि जीवन जो है वो कोशिका पर ही भी निर्भर करता है। शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी कोशिका में ही होती हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो सेल है बच्चों वो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट वो होती है, सारे के सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेल के अंदर होती हैं, जिसके कारण उसको जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए विभजो ऊतक और स्थायी ऊतक में कोई दो अंतर लिखे। तो विभजो ऊतक और स्थायी ऊतक क्या होगा, विभजो ऊतक जो है वो जीवित होता है, स्थायी ऊतक कैसा होता है, मृतक होता है, ठीक है। विभजो ऊतक में दीवारें पतली होती हैं जबकि इसमें मोटी दीवारें होती हैं। नेक्स्ट देखिए एरियोलर संयोजी ऊतक के क्या काम है, कोई दो कार्य आपको इसमें लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लेते हैं साथ साथ। इसके अंदर क्या करना है, इसमें कोई दो कार्य आप लिख सकते हो। इसमें एक गाड़ी का द्रव्यमान दिया गया है 1500 kg। अगर यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विराम अवस्था में लाना है तो गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला बल जो है वो कितना होगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 23 यानी एरियोलर टिश्यू का काम होगा बच्चों। तो इसमें क्या करेगा, ये ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करेगा, ऑर्गन्स को लिंक करता है और ये एक पैकिंग टिश्यू कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो हम जो न्यूमेरिकल है उसको देखेंगे। तो इसके अंदर मास दिया गया है 1500 kg, ए दिया गया है -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स क्या हो जाएगा, F = m/a। तो इसको हम 1500 को -1.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा -2550 न्यूटन। इसमें जो नेगेटिव साइन दिखाता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, वो क्या दिखा रहा है कि फोर्स जो है वो मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। जितना भी ये फोर्स काम कर रहा है वो मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। किसी प्रतिध्वनि के लिए परावर्तित सतह और श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो इको यानी प्रतिध्वनि क्या है कि जब जो साउंड है वो टकरा कर वापस आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। और किसी ध्वनि के लिए परावर्तित सतह और श्रोता के बीच की दूरी जो है वो 17.2 मीटर मिनिमम होनी चाहिए, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है अथवा एक ध्वनि तरंग जिसका आवर्तकाल 0.05 सेकंड है तो उस ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा कि साउंड जो है, साउंड रिपीटिशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट सरफेस, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, 17.2 मीटर होगी। अगला जो न्यूमेरिकल दिया गया है, टाइम पीरियड क्या होगा, 0.05 सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाय टाइम पीरियड। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 हर्ट्ज आ जाएगा। 24 और 25वां क्वेश्चन आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाकी क्वेश्चन देखिए सेक्शन बी हम कर रहे हैं, तो मैं पहले इसमें आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से ही दिखा देती हूँ। पहले इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है, आयरन और सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। तो कैसा चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है। साल्ट डिजोल्व करते हैं, फिजिकल चेंज है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, क्योंकि ये प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड लाइफ प्रोसेस प्रोवाइड करती है। मरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है, मरिस्टेमेटिक टिश्यू लिविंग है, थिन वॉल्ड है, और ये डेड और थिक वॉल्ड है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू, मैंने आपको बता दिया। और अभी जो हमने न्यूमेरिकल किया था ये 24 क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है, जिसमें हमें क्या निकालना था, फोर्स निकालना था, F = ma। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हुज टाइम पीरियड, ये हम कर चुके हैं अभी। और इको क्या है, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, 17.2 मीटर होती है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम करेंगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग, यानी पशुपालन के जो है क्या क्या उपयोग हैं, ठीक है।
यानी पशुपालन के क्या लाभ हैं। तो पशुपालन के क्या लाभ होंगे। पशुपालन जो है वो फॉर मिल्क के लिए यूज़ होता है, यूज्ड इन फार्मिंग एज प्लॉइंग, तो जो प्लॉइंग में यूज़ होता है, एंड कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है पशुपालन। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है बच्चों शुष्क बर्फ़ किसे कहते हैं। तो सॉलिड जो CO2 होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको शुष्क बर्फ़ कहते हैं। क्लियर, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं हम, CO2 कहते हैं, शुष्क बर्फ़ कहते हैं। जब इसे गर्म किया जाता है तो क्या होता है, जब इसे गर्म करते हैं तो ये सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है, गैस में। लिख लेंगे आप साथ साथ, यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। इस अवस्था का नाम बताइए। तो ये अवस्था कौन सी होती है, ये अवस्था होती है ऊर्ध्वपातन। कौन सी अवस्था होती है, ये ऊर्ध्वपातन। उसके बाद है निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र बताइए। तो ये हम अभी करेंगे, इंग्लिश मीडियम में साथ साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ड्राई आइस क्या है, सॉलिड CO2 है, इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन इट इज़ हीटेड, तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। फिनोमिना क्या है, सब्लिमेशन। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, सोडियम क्लोराइड का NaCl और पोटाशियम ऑक्साइड का होता है K2O। यहाँ से आप इसको कर लेंगे। उसके बाद है किस कोशिकांग को बिजली घर कहा जाता है, पावर हाउस किसे कहा जाता है और क्यों। तो कौन से कोशिका अंग है जिसके पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा को स्टोर करती है, एनर्जी स्टोर करती है ATP की फॉर्म में। दो ऐसे अंगों के नाम बताइए जिनमें अपना DNA और राइबोसोम होता है। तो अपना DNA और राइबोसोम किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। इन अंगकों में DNA और राइबोसोम की क्या भूमिका है। तो इन अंगकों में DNA और राइबोसोम तो जो है क्या करते हैं, प्रोटीन जो है वो बनाते हैं, और DNA उसको क्या है कि उसको जेनेटिक मटेरियल होता है राइबोस उसके अंदर, सेल के अंदर। उसके बाद है इधर भी देख लेते हैं, नेम 2 सेल ऑर्गेनेलीज विच हैव देयर ओन DNA, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट्स। रोल ऑफ DNA क्या है, और प्रोटीन, राइबोसोम तो सिंथेसिस करेगा प्रोटीन का, ठीक है, और DNA वो एक जो ट्रांसफ़र है, जो करेक्टर है उनको ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन यहाँ से करेंगे। पहले निम्नलिखित ऊतकों की पहचान करके लिखिए। वह ऊतक जो मुंह में अस्तर को बनाता है, तो क्या है, एपिथीलियम। वह ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, कंडरा। ऊतक जो पौधों में भोजन का स्थानांतरण करता है, तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण कौन करता है, फ्लोएम करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 30 पहले यहाँ देख लेते हैं। टिश्यू दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ कौन सा है, स्क्वेमस एपिथेलियम। टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन क्या होता है, टेंडोन। और दैट ट्रांसलोकेट फूड इन प्लांट्स क्या है, फ्लोएम है। उसके बाद है फॉर हाउ लॉन्ग शुड ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए रेस्टिंग बॉडी ऑफ 20 kg सो दैट इट एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो आपको निकालना है फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कितना टाइम आपको निकालना है, कितने टाइम तक एक फोर्स को अप्लाई करना है एक रेस्ट बॉडी पे जिसका मास कितना है 20 किलोग्राम है, ताकि ये कितनी स्पीड मेंटेन कर सके, ये 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को मेंटेन कर सके। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स क्या है, फोर्स जो है यहाँ पे 100 न्यूटन है, ठीक है। मास क्या है 20 किलोग्राम, वी क्या है 100 मीटर पर सेकंड, यू क्या है 0, एफ इजिकल टू क्या है ma। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। वी का फॉर्मूला लगा देंगे u प्लस AT, तो वी हो जाएगा u कितना है 0 है, AT लग जाएगा, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 सेकेंड आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है यहाँ से प्राश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, ठीक है, ये 31 का आंसर हो जाएगा जो हमने अभी किया। प्राश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं कि नहीं, दो जंतुओं के नाम बताइए जो प्राश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक साउंड। तो जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसको प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। दो जंतु हो जाएंगे, बैट्स और रैट्स आ जाएगा। भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं, तो कौन से कारक हैं, तो एक तो बायोटिक फैक्टर होता है यानी जैविक होते हैं, एक अजैविक होते हैं। जैविक कौन से होंगे, लाइक इंसेक्ट्स है, चूहे हैं, ये जैविक में आ जाएंगे। और अजैविक कौन से हो जाएंगे, यानी एबायोटिक कौन से हो जाएंगे, एयर है, रेन है, टेम्परेचर है, ये सब अजैविक में आ जाएंगे। उसके बाद एक परमाणु में KLM कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, तो K में कितने हो सकते हैं 2, L में कितने हो सकते हैं 8, और M में कितने हो सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद B आता है Mg2+, और Mg का इलेक्ट्रॉन वितरण जो है वो आपको बताना है। Mg2+ क्या है, Mg2+ यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉन वितरण क्या हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा। और Mg कितना होता है 12 होता है, तो 2 8 2 हो जाएगा।
उसके बाद हीलियम, नियोन और आर्गन की वैलेंसी शून्य क्यों होती है, संयोजकता शून्य क्यों होती है? तो KLM इस तरह से लिखे, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियोन में 2 8 होते हैं, आर्गन में 2 8 8 होते हैं। तो आप लिख देंगे ये पूरी तरह से आखिरी जो कक्ष है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो, जो आउटर मोस्ट शेल है वो पूरी तरह से भरी हुई है, जिसके कारण इनकी संयोजकता शून्य होती है। उसके बाद है निम्नलिखित तत्वों के प्रतीक लिखने हैं, इनके सिंबल लिखने हैं बच्चों। तो सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, SI, सल्फर का S हो जाएगा, चांदी का AG हो जाएगा और सोडियम का Na हो जाएगा। उसके बाद राजधानियों का काम क्या होता है, राजधानी यानी वैक्यूल्स का काम क्या होता है? वैक्यूल्स का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखना। ठीक है, किसको बनाए रखना? ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखना। निम्नलिखित का विस्तार रूपित है, ये मैं बता देती हूँ, आप खुद से लिखिएगा। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। DNA की डिओक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और SCR की होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, ये हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। यहाँ से किन की जीरो वैलेंसी क्यों होती है, सिलिकॉन और सिल्वर, सल्फर, सोडियम, इन सब के सिंबल लिखने हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वैक्यूल टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, इनको एक्सपेंड करना है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP, DNA होता है डिओक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है? तो कहाँ होता है कोशिका में? सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाने का। परासरण किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। तो परासरण जो होता है, यानी पानी वो क्या करेगा, वाटर जो है हाई कंसंट्रेशन यानी अधिक सांद्रता से निम्न का जो सांद्रता होती है, कम कंसंट्रेशन होती है, उसकी तरफ मूव करता है। तो इसका उदाहरण हो जाता है कि जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है। पौधों में किस कोशिकांग को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, यानी किचन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि इसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण इसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और जो है उसकी अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां तक यह जा सके, और पृथ्वी पर वापस सतह तक पहुंचने में लगा समय जो है वो आपको निकालना है। तो इसको इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को साथ साथ। तो यहाँ से देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल्स हो जाएगा, ऑस्मोसिस विच ऑर्गेनली हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज एंड टोटल टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी जो दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकंड। वी जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2GS। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू माइनस 2GS, और ये जो वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 122.5 मीटर। उसके बाद बी का जो है वो हो जाएगा वी इजिकल टू यू प्लस GT। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे सारी, तो टाइम निकल कर आ जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड का। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दाब को परिभाषित करना है। तो दाब क्या होता है बच्चों, दाब होता है बल बटे में क्षेत्रफल। और किन कारकों पर दाब निर्भर करता है, बल पे और क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। द्रव्यमान और भार में कोई 2 अंतर बताइए। तो बहुत ही आसानी से आप 2 अंतर भार में बता सकते हो कि द्रव्यमान बदल नहीं सकता, भार जो है वो बदल सकता है। द्रव्यमान जो है वो कभी भी 0 नहीं होता, भार जो है वो क्या हो जाता है, किसी भी स्थान पर किसी एक स्थान पर जो है जहाँ पर G 0 होगा वहाँ पर 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में आप अंतर लिख सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। प्रेशर को डिफाइन करना है। प्रेशर यानी थ्रस्ट अपॉन एरिया हो जाता है, और किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, थ्रस्ट और एरिया पे डिपेंड करता है। डिफरेंस लिखना है मास एंड वेट में। यहाँ से आप डिफरेंस भी लिख सकते हो कि मास की यूनिट केजी होती है, वेट की न्यूटन होती है। ये 0 नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है। क्लियर, ये टोटल मैटर होता है कंटेंट इन द बॉडी, और ये फोर्स होता है फिजिकल टू mg। दिया गया है बेटा, 4 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये पढ़ लेंगे आप। तो इसमें जमीन के नज़दीक वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगी। जमीन के नज़दीक वस्तु की कुल ऊर्जा जो है 12 mv² प्लस mgh, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। एक तनिक स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगी, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। विद्युत बनाने वाले पवन चक्की में ऊर्जा रूपांतरण लिखिए। तो यांत्रिक ऊर्जा उसमें किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। हमारे आसपास उपस्थित ऊर्जा के अनेक रूप हैं, कोई 4 आपको बताने हैं, तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। स्थितिज ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, तो कोई विचार लिख देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। तो यहाँ से इंग्लिश में देखेंगे, टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज पोसेस इन स्ट्रेस स्प्रिंग। स्ट्रेस स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी।
राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अ विंड, तो विंड में कौन सी टरबाइन में कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो है बच्चों वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। वेरियस फॉर्म लिखनी है जो हमने अभी डिस्कस की हैं, ये आप पढ़ लेंगे। जाइलम में जीवित ऊतक का नाम बताइए, तो जाइलम में जीवित ऊतक कौन सा है, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, लिविंग टिश्यू कौन सा होता है जाइलम में, जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में जो डेड टिश्यू होता है, डेड अवयव कौन सा होता है, फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम का काम क्या होता है, तो वाटर और मिनरल्स यानी पानी और खनिज को स्थानांतरित करना। और फ्लोएम का क्या काम होता है, जो खाना होता है, फूड होता है, उसका स्थानांतरण करना। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बच्चों, जलती हुई मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन होता है, तो जलती हुई मोमबत्ती में रासायनिक व भौतिक दोनों तरह का परिवर्तन होता है। यानी जब वो मोम जल रहा है तो रासायनिक परिवर्तन है, और वो मेल्ट होकर नीचे गिर रही है तो वो भौतिक परिवर्तन है। पानी कितने रूप में पाया जाता है, पानी ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाया जाता है। कोलाइड क्या है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। उदाहरण दीजिए, तो ब्लड और दूध का एग्जाम्पल, रक्त और दूध का एग्जाम्पल दे सकते हो। टिंडल के कोई दो प्रभाव बताइए, तो टिंडल के दो प्रभाव क्या होंगे, वन में सूर्य का प्रकाश जो आता है वो टिंडल प्रभाव शो करता है, और दूध में प्रकाश का पुंज दिखाई देता है तो वो भी टिंडल प्रभाव शो करता है। ठीक है, तो यानी नेम द लिविंग टिश्यू जाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा है। डेड टिश्यू फ्लोएम फाइबर है या फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। फंक्शन ऑफ जाइलम क्या हो जाएगा, वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम का फंक्शन क्या हो जाएगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। विच टाइप ऑफ चेंज टेकन इन अ बर्निंग कैंडल, तो दोनों तरह के चेंज होते हैं, केमिकल भी और फिजिकल भी। इन हाउ मैनी फॉर्म वाटर कैन एग्जिस्ट, तो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। व्हाट इज कोलॉइडल, तो कोलॉइडल जो है वो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको देना है कोलॉइडल का, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि ब्लड है, मिल्क है। टू एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट, तो जब टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि जो मिल्क है, मिल्क में से अगर हम लाइट बीम को पास करते हैं तो वो दिखाई देगी, तो वो क्या है, टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा फॉरेस्ट से जब लाइट आती है तो वो भी क्या दिखाता है, टिंडल इफेक्ट दिखाता है। तो ये तो बच्चा कंप्लीट पेपर, आई होप ये पेपर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में आने की उम्मीद है। ठीक है, और बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इसके अलावा जो प्रैक्टिस पेपर हैं, सैम्पल पेपर एक आध और आप ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।